एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। क्लास 12th मैथ आखिरी चैप्टर प्रोबेबिलिटी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। इसमें 3 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में अब बचा हुआ है। पहले 5 एक्सरसाइज थी, अब 3 ही बचा है। 13.1, 13.2, 13.3। 1 और 2 को हम पहले ही करा चुके हैं। अब हम करा रहे हैं 13.3 का। इसका पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3rd तक कंप्लीट कराया था। साथ में बेस प्रमेय पे ही एक्सरसाइज है। बेस प्रमेय का बेसिक कॉन्सेप्ट और संपूर्ण प्रायिकता यानी टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी करा दिया है। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आप देखने से पहले पुरानी सारी क्लासेस को अटेंड किए होंगे, क्योंकि ये चैप्टर आता है एग्जाम में। क्वेश्चन हर साल आता है, ये कंफर्म है। और जो एक्सरसाइज आज चलने वाली है या इसका एक पार्ट जो चला है, इसके जो क्वेश्चन है वो 7 से 8 नंबर के आते हैं। एक ही क्वेश्चन आपको 7 से 8 नंबर दिलाता है। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन जो है ना, बहुत ज्यादा इसकी लैंग्वेज के लिए फेमस है। इसकी लैंग्वेज काफी ज्यादा लेंथी होता है, तो समझ में कम आता है या कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो ध्यान रखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए 13.3 का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। और हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। हम 3rd क्वेश्चन को पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप डायरेक्टली आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 को देख सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट है, वहां से देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या तो वह अनुमान लगाता है। प्रश्न के मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान लें कि छात्र का प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, यदि वह यह ज्ञात हो कि उसने सही उत्तर दिया है। ध्यान दीजिए, बेज प्रमेय के सवालों की यही निशानी है। जो पहले हम लोग ला रहे थे वो अब दे देता है, अब ज्ञात रहता है। और जो पहले पूछा जा रहा था अब वो निकालना होता था। पहले जो दिया होता था अब वो निकालना है। यानी कह रहा है, अगर यह ज्ञात हो कि उसने सही उत्तर दिया है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह उत्तर जानता था। अब सवाल को जरा समझिएगा। बेज प्रमेय का सवाल में यही निशानी है कि आपको जो लाना था पहले वो ज्ञात रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कोई बहुविकल्पी प्रश्न है और इसका उत्तर अगर किसी विद्यार्थी से मांगा जा रहा है तो क्या यहाँ कंडीशनें बन रही है। देखिए, या तो वह प्रश्न का उत्तर जानता है भाई, और दूसरी कंडीशन है या तो वह अनुमान लगाता है, तुक्का लगाता है। अगर उत्तर जानेगा तो ठीक, नहीं जानेगा तो अनुमान लगाएगा। यहाँ 2 कंडीशन बनी, 2 घटना बनी। फिर क्या कह रहा है कि मान ले कि उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है, यानी 3/4 प्रायिकता है कि 3/4 संभावना है कि वह बच्चा उत्तर जानता था। और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है और 1/4 संभावना है कि वह उत्तर नहीं जानता, अनुमान लगा रहा है। ठीक है, अब कह रहे मान लें कि छात्र का प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। अब कह रहा है कि अनुमान लगा रहा है तो भी प्रश्न का उत्तर सही निकल जा रहा है, इस बात की प्रायिकता 1/4 है। तो आगे कह रहा है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है और उसने सही उत्तर दिया है। आइए अब हम करते हैं इसको। यहाँ पे हमेशा बेज प्रमेय के सवालों में जो सबसे लास्ट लाइन दिया होता है ना, जो ज्ञात होता है उसको आप ए मानते हैं। ऐसा मैंने बताया था फार्मूले में भी। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना ए क्या दर्शा रहा है, ए दर्शा रहा है कि उसने सही उत्तर दिया। छात्र ने सही उत्तर दिया। मान लेते हैं कि ए दर्शा रहा है कि छात्र ने सही उत्तर दिया, इसको ए दर्शा रहा है। अब यहाँ 2 घटनाएं हैं, E1 और E2। E1 और E2 2 घटनाएं हैं। सही उत्तर दोनों ही कंडीशन में दे सकता है। कब? पहला E1 क्या है, कह रहा है कि या तो उत्तर जानता है, तो E1 मान लीजिए छात्र सही उत्तर जानता है, सही उत्तर जानता है, तब वो सही उत्तर दिया होगा। और E2 दर्शा रहा है कि छात्र क्या कर रहा है, अनुमान लगा रहा है, तुक्का मार रहा है, अनुमान लगाता है।
बस आपका काम हो गया। ए को समझ लिए, E1 और E2 को समझ लीजिए, काम हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, क्या दिया है वो नोट करिए। तो आपने माना है ना, अब यहाँ क्या है, Pe1 क्या है भाई, Pe1 माने छात्र का सही उत्तर जानता है, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो प्रश्न ने दे रखा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या दिया है, मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है, यानी कि E1 दर्शा रहा है उत्तर जानता है, तो इसकी प्रायिकता क्या है, 3/4। छात्र सही उत्तर जानता है, इस बात की प्रायिकता 3/4 है। ये प्रश्न ने भी दे दिया है। और Pe2 कितना हो जाएगा, Pe2 का क्या मतलब है, छात्र अनुमान लगाता है, ये मान भी दे दिया है। देखिए, और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है, यानी Pe2 अनुमान लगाना, E2 को हमने माना है ना, तो Pe2 दिया है 1/4। अब हमें क्या करना है, अब देखिए इसके आगे क्या दिया है, कह रहा मान ले कि छात्र का प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। कह रहा भले ही छात्र तुक्का मार रहा है, अनुमान लगा रहा है, फिर भी सही उत्तर निकल जा रहा है, इस बात की प्रायिकता दिया है 1/4। तो यहाँ देखिए, यानी कि यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कि अनुमान लगा रहा है, E2 बता रहा है कि अनुमान लगा रहा है और तब भी सही उत्तर दे रहा है। ए दर्शा रहा है छात्र ने सही उत्तर दिया, यानी E2 दर्शा रहा है अनुमान लगाना, ए दर्शा रहा है कि सही उत्तर दे रहा है, यानी अगर छात्र अनुमान लगा रहा है तो भी उत्तर सही है, इस बात की क्या प्रायिकता है, दे रखा है प्रश्न 1/4। तो अब यहाँ आप बता दीजिए कि P(a/E1) क्या होगा, यानी इसका क्या मतलब है कि छात्र अगर सही उत्तर जानता है तो सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या है। अब कोई छात्र सही उत्तर को जानेगा तो सही उत्तर ही देगा, तो यहाँ प्रायिकता बटे नहीं आएगी, पूरी की पूरी 100% प्रायिकता है कि वह सही ही उत्तर देगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आएगा क्योंकि वो सही जानता है तो सही उत्तर देगा। तो यहाँ पे हमें सारे मान पता चल गए। अब हमें पूछा क्या है, निकालना क्या है, हमसे पूछा गया है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है। तो हमें क्या निकालना है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो हमें इसके आगे निकालना क्या है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, यदि यह ज्ञात हो उसने सही उत्तर दिया है। यानी हमें निकालना क्या है, E1 में हमने क्या लिया है, छात्र सही उत्तर जानता है और यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया, सही उत्तर दिया। जो ज्ञात होता है वो नीचे होता है, यहाँ ये सब ज्ञात थे इसलिए नीचे थे। अब यहाँ उल्टा पूछा है ना, प्रतिलोम प्रायिकता है, ये उल्टा पूछा है कि सही उत्तर दिया है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो उत्तर को, सही उत्तर को जानता था। अगर पूछता कि अगर यह ज्ञात है उसने सही उत्तर दिया है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह अनुमान लगाता है, तो यहाँ Pe2/a आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ बेज प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था, हमें पढ़ा था हम लोगों ने Pe1/a क्या आता है, ये आता है Pe1, यहाँ E1 है ना तो E1 ऊपर रहेगा, Pe1 गुणे P(a/E1) और बटे में दोनों होता है, यानी कि Pe1 गुणे P(a/E1) प्लस एक बार Pe2 गुणे P(a/E2), यानी यहाँ टोटल होता है E1 E2 दोनों, लेकिन ऊपर कौन रहेगा जिसको पूछा जाएगा, E1 को पूछा गया तो E1 वाला ऊपर है। तो आगे इस सभी का वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमें निकालना था, हम इस मान को एक काम करते हैं, यहाँ पे आगे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे आगे लिखते हैं, इसका वैल्यू रखेंगे तो Pe1/a आएगा क्या, Pe1 का मान है 3/4 3/4 और Pa/E1 का मान है 1, बटे में भी यही सेम पोर्शन है यहाँ पे, तो सेम मान पुट कर देंगे 3/4 × 1 प्लस यहाँ Pe2 गुणे Pa/E2 है, तो ये रहा Pe2 1/4 और Pa/E2 का मान है 1/4, दोनों का सेम मान है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 3/4 आया है इधर ऊपर
इधर बच गया और ये 1/4 बच गया। ये बाई फोर कट जाएगा आपका। सॉल्व करेंगे यहाँ पे P E1 अपान A क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 ऊपर है और यहाँ तिरछी गुणा हुआ 4 3 12 1 13, यानी 3/13 और बट्टे में क्या आएगा 4, तो ये 4 भी ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 3 12 और बट्टे में 13, तो यहाँ पे फाइनली आ क्या जाएगा P E1 बट्टे में A, ये A है, बराबर आ जाएगा 12/13, 12/13। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 12/30। क्लियर है क्या? यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर यह ज्ञात हो कि उसने सही उत्तर दिया तो उत्तर को सही उत्तर जानता था, इस बात की प्रायिकता 12/13 है। वो आपको E2/A भी पूछ सकता था, ऐसे उल्टा, जैसे कह देता है कि यदि ज्ञात है कि वो सही उत्तर देता है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह अनुमान लगाता है। तो अनुमान लगाने के केस में यहाँ E2 हो जाएगा, क्योंकि हमने E2 को माना है, छात्र अनुमान लगाता है, तो यहाँ E2 वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा, नीचे तो यही सेम रहता है दोनों ही। तो ऐसे ही बीज प्रमेय के सारे सवाल हैं, बस आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पे क्या घटना दे रहा है, क्या पूछ रहा है। क्लियर है? इसका जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसको और फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल जो है ना, वो एक बार में देखने पर, पहली बार जब आप देखोगे आपका दिमाग हिला देगा कि कैसी इसकी भाषा है, लेकिन यकीन मानिए जैसा अभी तक के सवाल इस प्रश्नावली कर रहे हैं सेम वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। आइए देखते हैं सवाल को पढ़ेंगे। दिया है किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, जब वास्तव में व्यक्ति उस रोग से ग्रसित होता है। यानी कि कोई रिपोर्ट की जांच 99% सही उत्तर दे रही है, ब्लड टेस्ट का जो जांच है 99% सही रिपोर्ट दे रहा है, कब? जब वह व्यक्ति सही में रोगी होता है। लेकिन करें किंतु 0.5% किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। यानी अगर स्वस्थ व्यक्ति अगर टेस्ट करा रहा है तो उसमें 99% तो संभावना है कि सही देगा अगर वो रोगी है, लेकिन अगर स्वस्थ व्यक्ति अगर टेस्ट करा रहा है तो 0.5% गलत रिपोर्ट देता है। यानी स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी बताता है रिपोर्ट। कितने परसेंट ऐसी पॉसिबिलिटी है? 0.5%। और रोगी को रोगी ही बता रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी 99% है। क्लियर है? आगे क्या दिया? आगे दिया यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। अब देखिए पहली बार में ये सवाल दिमाग तक गया नहीं होगा पूरा, मुझे ऐसी आशा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको आगे पढ़ते जाओगे समझते चले जाओगे। देखो मैंने हमेशा बीज प्रमेय के सवालों में कहा है आपसे कि लास्ट लाइन आपका रिजल्ट है, उसे तुरंत ए मान लीजिए। तो आइए करते हैं। कह रहे यदि यह ज्ञात हो उसके रक्त की जांच में बताया जाता है कि उसे यह रोग है, इसे आप ए मानो। इसे आप क्या मानो? ए मान लो। मान लेंगे, माना ए बराबर क्या है? उसके रक्त की जांच में बताया जाता है कि वह रोगी है, यानी यह रोगी को दर्शाता है। रोगी या रिपोर्ट में रिपोर्ट रोगग्रस्त बताता है, रोगग्रस्त बताता है। यदि उसके रक्त की जांच में बताया जाता है कि उसे यह रोग है, यानी रिपोर्ट क्या बताता है? रोगग्रस्त बताता है। इस बात को ए मान लीजिए। ठीक है। अब यहाँ दो घटनाएं हैं। दो घटनाएं क्या हैं? E1 है और E2 है। इसे मान लीजिए आप। E1 किसे माने? E1 मान लेते हैं कि व्यक्ति रोगी है, यानी व्यक्ति वास्तव में रोगी है, वास्तव में रोगी है। E1 मान लेते हैं कि व्यक्ति वास्तव में रोगी है तो उसे रोगग्रस्त बताते
और E2 मान लीजिए व्यक्ति वास्तव में रोगी नहीं है, अर्थात क्या है, रिपोर्ट गलत है, अर्थात रिपोर्ट जो है रिपोर्ट गलत है, यानी रिपोर्ट गलत दे रहा है, व्यक्ति स्वस्थ है, रोगी नहीं है। E2 मान लीजिए, E1 मान लीजिए कि व्यक्ति वास्तव में रोगी है। अब सवाल को पढ़िए, अब आपका आसानी से लग जाएगा। कह रहा है किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% तब असरदार है जब वास्तव में रोगी रोग से ग्रस्त होता है। यानी कि जब रोगी ही अगर ब्लड टेस्ट करा रहा है तो उसका 99% रिजल्ट यही है कि रिपोर्ट सही उत्तर दे रहा है, रोगी को रोगी बता रहा है। जबकि 0.5% किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोगग्रस्त बतलाता है। स्वस्थ व्यक्ति को रोगग्रस्त बता रहा है, इतनी पॉसिबिलिटी सिर्फ कितनी है, 0.5% है। तो यही दो जो कैटेगरी है, इन दोनों को हमने मान लिया। एक रिपोर्ट का हमें यहाँ पे उत्तर जो दिया है उसको मान लिया कि रिपोर्ट क्या है, रोगग्रस्त बता रहा है। किसको बता रहा है, एक तो जो वास्तव में रोगी हैं उन्हें भी बता रहा है, उसकी संभावना ज्यादा है, और जो स्वस्थ है यानी रोगी नहीं है उन्हें भी तो रोगग्रस्त बता रहा है। तो यहाँ E1 E2 दो घटनाएं हो गई। अब आपसे पूछा क्या है ये बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि इनकी संभावनाएं क्या क्या दिया है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दे रखा है तो क्या होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा। तो E1 हमने क्या माना है, व्यक्ति वास्तव में रोगी है। कितने लोग रोगी हैं दिया है क्या सवाल में, कह रहे हाँ, यहाँ देखिए, यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त है तो रोगियों के अंक को कौन बता रहा है, E1 बता रहा है। यदि वास्तव में रोगी कितने हैं, 0.1% लोग हैं, तो P(E1) क्या होगा, 0.1% दिया है तो आप लिख देंगे 0.1%, यानी कि 0.1/100। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ देख लीजिए P(E2) क्या होगा, P(E2) क्या दिया होगा। P(E2) माने क्या है, व्यक्ति वास्तव में रोगी नहीं है अर्थात स्वस्थ है। अब बताइए 100% लोग होंगे कि नहीं, लोग अपने आप में 100% होंगे, उसमें 0.1% रोगी निकल गए तो स्वस्थ कितने होंगे, तो 100% में से 0.1 घटा दीजिए, आप 100 में से घटा दीजिए 0.1 तो स्वस्थ आ जाएंगे। कुल व्यक्ति 100% थे, 0.1% रोगी थे तो स्वस्थ कितने होंगे, 99.9%। तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे घटा देंगे तो कितना आएगा, 99.9% आएगा। तो इसको आप बदल दीजिए 99.9 बट्टे में 100। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया P(E1) यानी कि रोगी व्यक्ति की कितनी संभावना है और स्वस्थ व्यक्ति की कितनी संभावना है। अब आगे देखिएगा, अब रिपोर्ट के हिसाब से क्या प्रायिकता है, यानी कि PA/E1 क्या होगा, यानी कि E1 दर्शा रहा है रोगी व्यक्ति को, तो रोगी व्यक्ति को रोगग्रस्त बता रहा है, इस बात की क्या संभावना है, क्योंकि A हमेशा ए क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है रोगग्रस्त, चाहे वो रोगी है या नहीं, लेकिन ये रिपोर्ट दे रहा है कि रोगग्रस्त है। तो E1 यानी कि वास्तव में जो रोगी हैं उनको रोगग्रस्त बताने की प्रायिकता कितनी होगी, क्या ये दिया है, बिल्कुल दिया है। देखिए जो रोगी हैं उन्हें रोगी बता रहा है, यहाँ पहली ही लाइन दिया, कह रहा है किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में व्यक्ति रोग से ग्रसित है, यानी इतनी पॉसिबिलिटी इसकी है 99%। कितनी है, 99%, यानी कि 99/100 ये प्रायिकता है कि रोगी है और उसका रोगग्रस्त बताया है। तो क्या व्यक्ति स्वस्थ है तो रोगग्रस्त कितना बताएगा, यानी व्यक्ति अगर E2 है, E2 माने रोगग्रस्त नहीं है, तो यहाँ रोगग्रस्त व्यक्ति न होने पर भी रोगग्रस्त रिपोर्ट दे रहा है, इस बात की कितनी संभावना है, देखिए यहाँ दिया था, किंतु 0.5% किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त की जांच में निदान गलत रिपोर्ट दे रहा है, अर्थात कि स्वस्थ व्यक्ति को रोगग्रस्त बता रहा है। तो यहाँ पे ये 0.5% है, 0.5%, यानी कि 0.5/100। यहाँ पे सब पता चल गया। अब निकालना क्या है, पेज प्रमेय का यूज करके
हम क्या निकालने वाले हैं, देखिए क्या पूछा है। अब यहाँ पे आ जाइए, कह रहे यदि किसी जन समुदाय में इतने लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो यहाँ से सुनिएगा, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि वह रोगग्रस्त है। यानी रिपोर्ट सही, देखिएगा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति, कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा ही, यानी इवन का व्यक्ति होगा और रिपोर्ट अगर रोगग्रस्त बता रहा है, आपको ये निकालना है P इवन बटे A निकालना है। यानी कि रोगग्रस्त बता रहा है, रिपोर्ट पता है, तो वास्तव में वो रोगग्रस्त ही होगा, व्यक्ति रोगी ही होगा, इस बात की क्या प्रायिकता है। देखिए कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में बताया जा रहा है कि वो रोगी है, जांच रोगी बता रहा है तो सही में रोगी ही था, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो आपको समझ में आ गया क्या है, इवन को पूछ रहा है, तो हमें बेज प्रमेय लगाना होगा। बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय कहता है जिसको पूछो उसको ऊपर रखो, यानी कि क्या होता है, P इवन बटे A होता क्या है, P इवन गुणे में P A बटे इवन, बटे में दोनों ही घटनाएं हो जाएंगी, यानी रोगी वाला और बिना रोग वाला भी, A बटे इवन ये सेम रहेगा, ये वाला सेम, प्लस एक बार E2 वाला ले लीजिए, P E2 गुणे P A बटे E2। अब यहाँ सभी का मान रख देंगे, तो P इवन की वैल्यू कितनी है, P इवन की वैल्यू है आपका यहाँ पे सब में कितना है, 100 है, बटे में तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक बार लिख देंगे 0.1/100, गुणे में क्या आएगा, A बटे इवन है तो A बटे इवन ये रहा 99 बटे में 100, 99/100। नीचे में क्या होगा, नीचे में पूरा आएगा, ये सेम है तो ये सेम वैल्यू, यानी 1/100 गुणे 99 बटे 100, और प्लस P2 कितना है, प्लस P2 कितना है 99.9/100, और गुणे में PA बटे E2 कितना है 0.5/100। तो यहाँ पे आगे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इसको लिख देते हैं, इसको यहाँ पे हमें निकालना है P इवन बटे A, ये हमें निकालना है, और यहाँ हम इसको सॉल्व कर देते हैं क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, P इवन बटे A क्या आ जाएगा, P इवन बटे अपना ये सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से देखते हैं क्या आएगा। तो एक चीज याद रखिएगा, 1/100 मिला के 1/, यहाँ एक के आगे 4 जीरो, ऊपर भी है यहाँ भी, तो कॉमन लेके हम काट पीट देंगे, खत्म हो जाएगा। तो ऊपर में बस बचेगा क्या, 99 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 है तो 9.9 हो जाएगा, और 100 को हम यहाँ इस 100 को कॉमन लेके, इन दोनों 100 को कॉमन लेके हम काट देंगे, क्योंकि सबका यहाँ हर बराबर है तो कॉमन होगा, सेम चीज यहाँ भी कट जाएगा। तो 99 का 1 में गुणा होगा 0.1 में, तो 9.9 हो जाएगा, बट्टे में क्या आएगा, इसका यहाँ सेम है तो ये 9.9 हो गया, प्लस यहाँ पे इसका भी गुणा होना है तो गुणा करेंगे 9 का 99.9 का 0.5 में, तो 9 पचे 45, 9 पंजे 45 और 4 49, 9 पचे 45, 4 49, और यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा 2 अंकों पर, क्योंकि 2 अंक हो गए अब, तो ये हो जाएगा। यहाँ से आगे क्या मान आएगा, 9.9 अपन जोड़ देंगे इसको, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 5, 9 9 18, और यहाँ पे 9 9 18, 1 19 और 4 1 5, 59.85। आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऊपर नीचे हम दशमलव हटा देते हैं तो यहाँ 99 और एक 0 और बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 से गुणा करना होगा हमें दशमलव हटाने के लिए, तो 5985 आएगा। 5 से ऊपर नीचे भाग दे दीजिए, तो यहाँ फाइनली आपका क्या आ जाएगा, P इवन बटे में A आ जाएगा। क्या आएगा भाग देने पे, 5 से काटेंगे
क्या आएगा भाग देने में, 5 से ऊपर और नीचे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 4 बच जाएगा, 5 9 45 और फिर से आपके पास 4 बच जाएगा, 5 बटे 40 198 ऊपर आएगा, नीचे भी 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 एक बार, 5 की 5 एक बार, 4 और बचा तो 48 हुआ, 5 9 45 और 45 3 48 5 सत्ते 35, 1197 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का भाषा थोड़ा सा हो सकता है आपको टिपिकल लग रहा हो, लेकिन इसको आप, मेरा यही सजेशन है, छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। आप एक से दो बार देख लीजिएगा, एक से दो बार अगर जरूरत पड़े तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में छपने वाला एक्सरसाइज है और 7 से 8 नंबर दिलाने वाला एक्सरसाइज है, तो लापरवाही से मत लीजिएगा, इसको पूरा जरूर करिएगा। भले ही आपको इसकी भाषा कठिन लगे, हो सकता है पहली बार में इसका लैंग्वेज कठिन लगे, लेकिन आप जब दोबारा लगाएंगे तो लैंग्वेज भी आपको आसान लगेगा। बस समझना यही है कि इसमें 2 टाइप के लोग हैं, एक रोगी है और एक स्वस्थ है। अब यहाँ पे रोगी को अलग दिखा दिया, स्वस्थ को अलग, ये 2 घटना मान लिया, और जो दे रहा है रिपोर्ट में, चाहे वो रोगी हो चाहे ना रोगी हो, लेकिन रिपोर्ट यही बता रहा है कि रोगग्रस्त है, उसको ए मान लिया। अब आपको जो भी डाटा दिया वहां से नोट कर लिए, रोगी होने की प्रायिकता दे रखा है, कितने लोग रोगी हैं तो कितने निरोगी हैं हम लोगों ने निकाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे कितने जो रोगी हैं उनका रोगग्रस्त बताया है, ये दिया है आपको तो वहां से ले लिया। कितने जो स्वस्थ हैं उनको भी रोगग्रस्त बता रहा है, ये ले लिया। अब आपको क्या पूछ रहा है, अगर रिपोर्ट रोगग्रस्त है तो सही में रोगी था, इस बात की प्रायिकता क्या है, तो बस लगा दिया पेज पर में, सही में रोगी वाले को ऊपर रख लिया, बाकी दोनों कंडीशन, रोगी था तो भी नहीं था तो भी, उसको बटे में, हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे रहती है, बाकी आगे मान रखिए, सिंप्लीफाई किया। तो आप समझना चाहो तो बहुत कठिन है नहीं है, बस इसकी भाषा थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है आपको। अगर इस सवाल को पढ़ते हैं इसको नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगली सवाल पर। अगला सवाल थोड़ा सा आपके लिए हल्का पड़ेगा, हालांकि इसमें 3 घटनाएं अब आ जाएंगी, बेसिक प्रमेय पर ही है, लेकिन अब 2 घटना अब तक हमने देखा, अब 3 घटनाओं पर आपको आएगा यहाँ पे सवाल, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है हल्का पड़े। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 3 सिक्के हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 सिक्के दिए गए हैं, 3 सिक्के हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त है। अब देख लो, 3 सिक्का है, पहला सिक्का जो है ना उसके दोनों तरफ हेड है, चित्त ही दिया हुआ है, और दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित्त 75% बार प्रकट होता है। अब दूसरा सिक्का कैसा है, अभिनत है, यानी अभिनत माने थोड़ा सा घिसा पीटा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, जिसमें क्या है कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे अभिनत है कि 75% बार तो चित्त ही आता है, यानी हेड ही आता है। तो दूसरे सिक्के पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि चित्त आएगा, क्योंकि 75% बार चित्त आता है, मात्र 25% टेल आता होगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बेंड है, टेढ़ा मेढ़ा सिक्का है। और तीसरा सिक्का अनभिनत है, यानी सिक्का, तीसरा जो सिक्का है वो एकदम ठीक ठाक है, जैसे सिक्के होते हैं नॉर्मली। तो वहां पे क्या है, जो ठीक ठाक है उसमें तो हेड टेल आने की बराबर बराबर संभावना होगी, क्योंकि एक तरफ हेड है एक तरफ टेल रहेगा। इसमें अभिनत नहीं है बल्कि अनभिनत है, यानी कि एकदम सही है, परफेक्ट है, तो 50% हेड टेल दोनों की संभावना यहाँ होगी। तो कह तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छिया चुना गया और उसे उछाल दिया गया। तो यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों तरफ चित्त वाला सिक्का है। तो यही निशानी है बेस प्रमेय की, यहाँ दे दिया है कि यदि उछाले गए सिक्के पर, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, यानी उत्तर दे दिया है, प्रश्न की ओर ले जा रहा है। क्या प्रायिकता है कि जो सिक्का उछाला गया था वो दोनों तरफ चित्त वाला सिक्का था। तो आइए बस मेरी एक ही बात याद रखिए, जो दिया है, जो ज्ञात है उसे ए मान लीजिए। तो यहाँ तुरंत हम लोग मान लेंगे कुछ मानों को, क्या मानेंगे, ए मान लीजिए। क्या मान ले, ए किसको, यदि ज्ञात हो कि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, यानी सिक्के पर चित्त प्रकट होना, चित्त प्रकट होना किसको दर्शाता है, ए दर्शा रहा सिक्के पर चित्त आया, ये ज्ञात है।
तो इसे हमने ए को दर्शा दिया, ए से दर्शाएंगे। अब यहाँ 3 सिक्के हैं तो तीनों सिक्कों के लिए E1 मान लीजिए, E2 मान लीजिए, E3 मान लीजिए। E1 E2 E3 पहले दूसरे तीसरे सिक्के हैं। पहला सिक्का E1 को हम मान लेते हैं पहला सिक्का, पहला सिक्के को दर्शा रहा है, पहला सिक्का E1 दर्शा रहा है पहला सिक्का, E2 दर्शा रहा है दूसरा सिक्का, दूसरा सिक्का, और E3 दर्शा रहा है तीसरा सिक्का, और E3 दर्शा रहा है तीसरा सिक्का, तीसरा सिक्का। अब मन करे तो ये भी लिख दीजिए कि सिक्के की क्वालिटी क्या है। पहले सिक्के में क्या थी, देखिए 3 सिक्के इस प्रकार है, एक सिक्के के दोनों तरफ चित्त है, यानी इसमें क्या था, दोनों तरफ चित्त वाला। ये क्या है, दोनों तरफ चित्त वाला सिक्का है। पहला सिक्का जो आपका है वो दोनों तरफ चित्त वाला है। दूसरा सिक्का क्या था, अभिनत था, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा था, और इसमें चित्त 75% आएगा, चित्त 75% आने की जिसकी संभावना है, आने वाला, यानी जिस सिक्के पर चित्त 75% बार आता है। और तीसरा अनभिनत सिक्का है, यानी इसमें 50% हेड या 50% टेल आने की संभावना है। तो यहाँ पे आपको क्लियर रहेगा, अगर एक बार लिख लेंगे, बार बार प्रश्न को देखना नहीं पड़ेगा। आइए यहाँ पे हमने तीनों को मान लिए, यानी यह पता है कि जो भी सिक्का उछाला गया, हमें नहीं पता E1 उछाला है कि E2 E3, लेकिन उछालने पर हेड ही आया है ऊपर। तो आपसे पूछा है क्या प्रायिकता है कि अगर उछालने पर आपका हेड ही आया है, तो आपसे पूछा है क्या प्रायिकता है कि उछालने पर तो हेड ही आया है, चित्त ही आया है, ये पता है, तो वह सिक्का क्या है, दोनों तरफ चित्त वाला। दोनों तरफ चित्त वाला आपने E1 माना है, तो आपको E1 निकालना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। तो आपको क्या करना है, पहले तो सबकी प्रायिकता निकालिए। PE1 कितनी हो जाएगा, PE1 का मान क्या होगा, PE1 की वैल्यू आखिर होगी क्या। PE1 का मतलब क्या है, पहला सिक्का चुना जाएगा, पहले ये तो बताओ। तो सिक्के कितने थे, 3 थे, तो इसके चुने जाने की संभावना अनुकूल परिस्थिति एक होगी, कितने में से, 3 में से 1/3 होगा। और हम अगर पूछ ले कि PE2 कितना होगा, यानी दूसरा सिक्का चुना जा रहा है, इस बात की क्या प्रायिकता होगी, तो इसका भी 1/3 ही होगा। और अगर पूछें कि PE3 क्या होगा, तो इसकी भी प्रायिकता 1/3 होगी। तीनों की प्रायिकता 1/3 होगी, ठीक है। तिहाई संभावना होगी कि सिक्का कौन सा उछाला जा रहा है। अब इसकी संभावनाएं निकाल दिए। अब सिक्का उछालने पर चित्त आ रहा है, ये देख लेते हैं, यानी कि PE1 सिक्का अगर हमने उछाल दिए E1 वाले को, तो हेड आ रहा है, ए दर्शा रहा है हेड को, तो हेड आ रहा है, इसकी कितनी संभावना होगी, तो देखिए क्या लिखा है, E1 वाले पे दोनों तरफ जब चित्त ही है, किसी सिक्के पर दोनों तरफ चित्त है, तो उछालोगे तो चित्त ही तो आएगा, चाहे इधर का तला है चाहे इधर का तला है, जब दोनों तरफ चित्त है तो 100% संभावना है भाई कि आपका चित्त ही आएगा, यानी 100% मतलब 1। क्लियर है, 100% तो 100/100 का मान 1 होता है। अब अगर पूछे अगर हमने E2 सिक्के को उछाला था तब चित्त आएगा, इसकी कितनी संभावना है, तो E2 कैसा सिक्का था, 75% इस पे चित्त आ सकता है, तो यहाँ लिख दीजिए 75%, यानी 75/100 अगर भाग दें तो पूर्णांक में चला जाएगा, कितना आएगा 0.75। और अगर आपसे पूछ ले कि अगर सिक्का नंबर 3 यानी कि E3 उछला है तो चित्त आएगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो आपका क्या आंसर होगा। यहाँ पे सिक्का नंबर 3 पे देखिए कौन सा है, अनभिनत है, मतलब 50% यहाँ हेड आ सकता है, 50% हिटेल आएगा, यानी 50%। परसेंट का मतलब होता है 1/2, 50-50 मतलब आधा, तो आधा संभावना इसकी है। अब यहाँ पे हमने सबको निकाल दिया, हमें चाहिए क्या, PE1 बटे, यानी पता है कि अगर चित्त ही आया है उछलने पर
तो वह सिक्का इवन वाला था, यानी दोनों तरफ चित्त वाला था। तो बेज प्रमेय से लगाइए बेज प्रमेय। तो आइए देखते हैं बेज प्रमेय क्या कहता है। बेज प्रमेय के लिए आप लगाइए यहाँ पे P इवन बटे A होगा क्या, तो जो पूछेगा वो ऊपर रहेगा, यानी P इवन ऊपर रहेगा, गुणे P A बटे इवन ऊपर रहेगा। नीचे में टोटल प्रोबेबिलिटी यानी तीनों ही, नीचे में टोटल प्रोबेबिलिटी यानी E1 E2 E3 तीनों ही रहेंगे। तो P E1 ये तो सेम रहेगा, यही वाला P A बटे E1 प्लस P E2 गुणे P A बटे E2 प्लस P E3 गुणे P A बटे E3। अब सभी का वैल्यू आपने ऊपर निकाल ही दिया है, रख लेना है, उत्तर आ जाएगा। तो इसका मान चाहिए, चलिए निकालते हैं हम लोग। इसका वैल्यू यहाँ पे निकाल देते हैं, यहाँ पे। तो P E1 अपान A क्या आएगा, सबका मान रख देंगे। P E1 का वैल्यू 1/3 है, 1/3 है, गुणे में A बटे E1 का मान है 1, तो 1 रख दिया। बटे में देखिएगा क्या है, यहाँ सेम है, यही चीजें हैं तो ये यही हो जाएगी। 1/3 गुणे में 1 प्लस P E2 का वैल्यू भी 1/3 है, 1/3 गुणे P A बटे E2 का मान क्या है 0.75, तो 0.75 रख दिए, प्लस P E3 का मान 1/3 है, रख दिए, और P A बटे E3 का मान 1/2 कहिए चाहे यही 0.5 होता है, 0.5, तो 0.5 ही रख देते हैं। सबको दशमलव पूर्णांक में यहाँ लिया है, इसका भी इसका भी इसका भी, इसको भी वही ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 आप देखिए ध्यान से, तो ऊपर है ही, नीचे सभी में है, कॉमन लेके काट दीजिए, तो ऊपर बचेगा 1/3 कॉमन हो गया, बचा 1, और नीचे में देखिए 1/3 ले लिए कॉमन, यहाँ बचा 1 प्लस 0.75 प्लस 0.5, सबको जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पे 1/3 आपका पूरा कट गया, 1 अपान ये कितना आएगा, जोड़ेंगे पहले, तो ये 5 और दशमलव के नीचे 5 है, ये 0.75 है, एक ही अंक पे, तो इसमें 5 जुड़ेगा, 7 5 12 के 2, और एक इधर है 1 1 2, तो 1/2.25 हो जाएगा। इसको आइए इसे पूर्णांक बनाइए, ऊपर नीचे 100 से गुणा करिए, तो ये 100 बन जाएगा, नीचे हो जाएगा 225, काटेंगे तो यहाँ फाइनली आपका जो मान है E1 बटे A का मान क्या होगा, 100 कटेगा आपका, इससे 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, और 5 से काटेंगे तो 45 बार में, फिर से 5 से कटेगा, 5 चौक के 20 और 5 9 45, 4/9 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लास्ट वाले पार्ट का सही आंसर 4/9 हो जाएगा। तो ये तो आसान था पिछले दो क्वेश्चन की तुलना में, इसमें क्लेरिफाई करके दे रखा था सिक्कों के बारे में, आपको यहाँ पे ज्यादा समस्या नहीं हुआ होगा, नोट कर लीजिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 7, इसको पढ़िए और अच्छे से करिए। दिया है एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों का, 4000 कार चालकों का और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः इतना इतना और इतना है। बीमाकृत चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, फिर से बेज प्रमेय, पूरा प्रश्नावली बेज प्रमेय पर ही है। आइए देखते हैं, तो जो रिजल्ट है हमारा काम है उसे हम क्या मान लें, ए मान लें, मैंने यही आपको फार्मूले में बताया है। तो क्या क्या हम मानने वाले हैं, देखिएगा क्या दिया है, उसको पहले जो दिया हो उसको पहले देखिए। दिया क्या है, बीमाकृत चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो हमें मान लेते हैं ए दर्शा रहा है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को, दुर्घटनाग्रस्त
ठीक है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कौन दर्शा रहा है? ए दर्शा रहा है। दुर्घटनाग्रस्त चालक को दर्शा रहा है कौन? ए दर्शा रहा है। आइए अब E1 E2 E3 देखें। E1 में क्या है? E1 है आपका वो दुर्घटना जो कितने टाइप के लोग हैं यहाँ, स्कूटर चालक है, कार चालक है और ट्रक चालक है। इन्हीं तीनों का बीमा हुआ। इन्हीं तीनों में से एक क्या है? दुर्घटनाग्रस्त होगा। तो आइए देखिएगा, E1 को मान लीजिए, E2 को मान लीजिए और E3 को मान लीजिए। E1 को मान लेते हैं, ये क्या है? स्कूटर चालक व्यक्ति, स्कूटर चालक। और E2 को मान लेते हैं क्या है? कार चालक, कार चालक। और E3 को मान लेते हैं क्या? E3 हम मान लेते हैं ट्रक चालक, ट्रक चालक। और यहाँ पे संख्या इनकी कितनी है? स्कूटर चालक आपके पास दिया है 2000 लोग हैं, कार चालक आपके पास 4000 लोग हैं और ट्रक चालक दिया है 6000 है। तो कुल लोग कितने हो जाएंगे यहाँ पे जरा देखिएगा। तो कुल कितने होंगे यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कुल कितने लोग हो गए, जोड़ दीजिएगा तीनों को, आ जाएगा 6 4 10 और 2 1200 लोग हैं कुल। तो आइए देखते हैं कितने लोगों को में से चुना गया है। देखिए कह रहा है बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता पूछ रहा है। यानी कि आपको निकालना क्या है? पी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है ये पता है, तो वो स्कूटर वाला था, स्कूटर E1 है तो P E1 बटे A आपसे पूछा है। यहाँ पे कार वाले को या ट्रक वाले को भी पूछ सकता था। कार वाले को पूछता तो E2 बटे A होता निकालना, और ट्रक वाले को पूछता तो P E3 बटे A हो जाता। आपको E3 बटे A का मान निकालना पड़ता। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए सबकी प्रायिकता देखते हैं। P E1 यानी कि स्कूटर वाले व्यक्ति के चुनने की प्रायिकता कितनी होगी? तो इसकी अनुकूल परिस्थितियां कितनी है? कितने स्कूटर वाले हैं? 2000 वाले हैं, तो 2000 में से कोई एक हो सकता है। और कुल कितने हैं? 12000 चालक हैं। 12000 लोगों का बीमा हुआ है, तो 12000। यहाँ पे अगर भाग दें तो 3 0 से 3 0 कट गया और 2 से कटेगा तो 1/6 आ जाएगा। इसी तरह P हम निकाल लेते हैं E2 का मान, यानी कि कितने कार चालक हैं उसमें से एक कार चालक को अगर चुना जाएगा तो उसकी कितनी संभावना होगी? तो 4000 इसकी अनुकूल परिस्थितियां हैं। और बटे में 12000 कुल परिस्थितियां हैं, तो 12000 को काटेंगे 4000 से, कितना बच जाएगा? 1/3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम E3 पूछे यानी ट्रक चालक को चुना जाएगा तो उसकी संभावना कितनी होगी? तो इसकी अनुकूल परिस्थितियां ट्रक चालक की हमारे पास 6000 दिया है, 6000 संख्या है और कुल यहाँ भी होगा तो 12000 काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमें तीनों की प्रोबेबिलिटी तो आ गई। अब जो व्यक्ति चुना गया है वो था किसमें का, ऐसे निकालिए। यानी कि P अगर मान लीजिए वो स्कूटर चालक था तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो, उसकी क्या प्रायिकता होगी? उसने दे दिया है, आपको निकालना नहीं है। कह रहा है दुर्घटनाओं की प्रायिकता क्रमशः कितना है? इतना 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 क्रमशः दिया, तो क्रमशः दिया है तो क्रमशः में देखिए पहले स्कूटर वाला था तो पहला वाला स्कूटर का होगा, दूसरा आपका कार वाला दिया था तो दूसरा कार वाला होगा, तीसरा मान ट्रक का होगा क्योंकि लास्ट में दिया है। तो यहाँ पे स्कूटर वाले कितने पॉसिबिलिटी, स्कूटर वाले चालक की कितनी पॉसिबिलिटी है दुर्घटनाग्रस्त होने की? वहां पे दिया है 0.01। फिर यहाँ पे P A/E2 यानी कि कार चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 0.03 खुद दे रखा है प्रश्न में। और P A/E3 यानी कि ट्रक चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 0.15। क्लियर है? यहाँ तो हमने सबको निकाल दिया, हमें चाहिए केवल P E1 बटे A। तो आइए बेज प्रमेय लगाइए फिर से। बेज प्रमेय बहुत जरूरी है
अगर आपको ये डायरेक्ट याद नहीं हो रहा है फार्मूला तो आप मेरा कॉन्सेप्ट का क्लास बेस प्रमेय का जरूर देख लीजिए, आपको कहीं से रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आएगा कि जैसे मैंने फार्मूला निकलवाया था सेम वही प्रोसेस हम यहाँ अपना रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए बेस प्रमेय कहता है कि जो पूछ रहा है यानी इवन पूछ रहा है ए यानी कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति स्कूटर चालक था, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो स्कूटर वाले को पूछा तो स्कूटर वाला ऊपर रहेगा यानी कि पी इवन गुणे में पी ए बटे इवन और नीचे पूरे रहेंगे सब टोटल लोग यानी कि पी इवन गुणे पी ए बटे इवन भी रहेगा प्लस पी ई टू गुणे में पी ए बटे ई टू भी रहेगा, लास्ट में पी ई थ्री भी रहेगा गुणे में पी ए बटे ई थ्री, तीनों के तीनों यहाँ पे रहने वाले हैं बटे में। ठीक है, सभी का मान पुट करेंगे और यह मान आपका आ जाएगा। तो आइए आगे मान पुट करते हैं, यहाँ पे मान पुट कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, पी इवन बटे ए चाहिए, पी इवन बटे में ए चाहिए। आइए देखते हैं पी इवन की वैल्यू क्या है, पी इवन की वैल्यू है 1/6, तो 1/6 हो गया गुणे में पी ए बटे इवन का मान क्या है 0.01, तो हमें रख देना चाहिए 0.01 बटे में तीनों मान होंगे यानी ये सेम है तो यहाँ वही सेम मान हम भी रख देंगे 1/6 गुणे में 0.01 प्लस Pe2 गुणे पी ए बटे ई2, देखिए ये रहा Pe2 और ए बटे ई2 ये रहा, तो ये हो गया आपका 1/3 और 0.03, 1/3 गुणे में 0.03 प्लस लास्ट में E3 के साथ भी वही है, ये 1/2 है और a बटे E3 है 0.15, तो हो गया 1/2 गुणे में 0.15। यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ऊपर क्या आ जाएगा 0.01 बटे में 6, यहाँ पे बटे में 6 है और यहाँ पे सबका एलसीएम हम देखें तो 1 बटे में 6 हो जाएगा, इसका एलसीएम 1 बटे में 6 आएगा, तो बटे में 6 एलसीएम ले लिया। अब क्या करें, यहाँ 6 का 6 ही भाग चला जाएगा तो 0.01 होगा, प्लस यहाँ 3 से भाग देंगे 2 बार में, ऊपर 2 से गुणा होगा तो 0.06 आ जाएगा, प्लस यहाँ 2 से काटेंगे 3 बार में तो 15 3 45.45 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसके अलावा इसको और आगे हल करेंगे, जब इसको और आगे हल करेंगे तो पॉइंट ये 6 से 6 कट गया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.01, इसको जोड़ डालेंगे, इसको अच्छे से सावधानी से जोड़िएगा, यहाँ पे दशमलव का ध्यान रखना है, यहाँ 2 अंक पे है सब पे, यहाँ पे जो बचा है उसे जोड़ देंगे तो ये 0.01 होगा, नीचे सब पे 2 अंक पे दशमलव है, जुड़ेगा तो 5 6 11 और 1 12 2 और 4 और 1 5 और 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 100 से ऊपर नीचे गुणा लगा देंगे और आएगा क्या आपका लास्ट में यहाँ पे फाइनली पी इवन बटे में ए का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 से ऊपर भी गुणा और 100 से नीचे भी गुणा, तो आपका ऊपर बन जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 52, 1/52 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। प्रोसेस सेम हो रहा है, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो शुरू से लास्ट तक, यानी कि यही बेस प्रमेय है, बस 3 घटना हो जा रही, कहीं 2 घटनाएं हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं हम लोग, तो इसे नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको समझ में आ गया है, और अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट कर दिया करिए, मैं अगले क्लास में उसे क्लियर करा दूंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा,
और चैनल को फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो आज मेरी क्लास को तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को सभी अपने क्लासमेट्स के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम से पहले ये आखिरी चैप्टर उनका अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और ये पूरी एक्सरसाइज में हमने आपको बताया था कि 7 से 8 नंबरों की है, तो इसको कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी है। ज़रूर शेयर कर दिया करिएगा। अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से आगे हम बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का। फिर मिसलेनियस रह जाएगा, आप चाहें तो मिसलेनियस को खुद भी कर सकते हैं क्योंकि ये बाकी जो एक्सरसाइज आपने पढ़ा है उसी का मिक्सचर मिसलेनियस में आपको देखने को मिलेगा। फिर भी मैं करा दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैंने मिसलेनियस को छोड़ देना है, मैं उसको भी कराऊंगी। तो तब तक अपना ध्यान रखिए और सारी क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड करते रहिए, टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। बेस्ट ऑफ लक।